हम लोग 5 सेकंड लगाते हैं सांस लेने और छोड़ने में, 2 सेकंड लगाते हैं सांस को लेने में और 3 सेकंड में सांस छोड़ने में लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, आखिर कौन सा बॉडी का हिस्सा जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में, इसका रिदम बनाने में। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। जब भी हम रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें एक एरिया आता है डायफ्राम जिसको बोलते हैं, डोम शेप का होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेस्पिरेशन में। पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसके रेस्पिरेशन के बारे में, इस ब्रेन के बारे में। ये जो ब्रेन होता है ये 3 पार्ट में होता है, एक फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है कि वहाँ पे 3 पार्ट होता है। एक्चुअली 2 पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। एक होता है पोन्स वेरुलाई और दूसरा होता है इसमें मेडुला ओब्लेंगाटा। मेडुला ओब्लेंगाटा में एक सेंटर होता है जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो रिदम बन रहा है, इस रिदम को सेट यानी कि रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि मेडुला ओब्लेंगाटा में जो सेंटर होता है वहीं से रेगुलेट होता है। ये जो आरआरसी है ये हमारे डायफ्राम को 2 सेकंड के लिए सिग्नल देता है और उसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम लोग सांस अंदर ले लेते हैं और फिर 3 सेकंड के लिए ये सिग्नल को स्टॉप कर देता है, जिससे हम फिर से ये डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जिससे हम सांस छोड़ देते हैं और ये कंटिन्यू होता रहता है। तो कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि पूरे 5 सेकंड लगते हैं हमको सांस लेने और छोड़ने में। तो कहने का मतलब ये है कि 60 मिनट में करीब 12 से 16 बार ऑन एन एवरेज हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं। अब होता क्या है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में CO2 काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये तब हो सकता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हों या फिर हम काफ़ी ज़्यादा बीमार हों, तो उस टाइम पे सेल CO2 काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो उस टाइम पे जब CO2 ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, ये CO2 हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ये CO2 को एक्सहेल यानी कि बाहर निकालने के लिए एक एरिया होता है पोन्स वेरुलाई, इसी मेडुला ओब्लेंगाटा के ठीक ऊपर। ये पोन्स वेरुलाई जो होता है ये सिग्नल तुरंत भेजता है मेडुला ओब्लेंगाटा को और ये मेडुला ओब्लेंगाटा जो है अपना सिग्नल डायफ्राम को 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर देता है। यानी कि जो 2 सेकंड में ये सिग्नल दे रहा था डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होने में, जिसमें हम सांस ले रहे थे, अब वो 1 सेकंड के लिए ही देता है। 1 सेकंड के बाद वो बंद हो जाता है, सिग्नल को स्टॉप कर देता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड में ही सांस लेते और छोड़ने लग जाते हैं हम। जो 5 सेकंड लगता था अब वो 4 सेकंड लगेगा। यानी कि हम लोग जल्दी जल्दी और डीप ब्रीदिंग करने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी और डीप ब्रीदिंग। जैसे ही डीप ब्रीदिंग करेंगे इससे क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा और हम जल्दी जल्दी से CO2 को बाहर निकलना शुरू कर देंगे। काफ़ी जल्दी से CO2 बाहर निकल जाता है। देखिए एक बात को समझिए, जब हमारे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो काफ़ी ये हानिकारक है। O2 की मात्रा कम भी हो गई ना तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 100 ml ब्लड में अगर 100 ml ब्लड अगर किसी सेल के पास पहुंचता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि 5 ml ऑक्सीजन ही उस सेल को मिल रहा है। 15 ml हमेशा ऑक्सीजन नॉर्मल यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी रहता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है जनरली हमारे बॉडी में। जब CO2 काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो डीप ब्रीदिंग होने लगती है और जल्दी से CO2 जो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा है उसको डीप ब्रीदिंग के तहत उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो पूरा कंट्रोल हो रहा है वो न्यूरॉन्स के तहत हो रहा है। अब एक आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे कि हार्ट जो वो पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, वो एओर्टा में जाएगा ब्लड। जैसे एओर्टा में जाएगा तो वो बॉडी के पूरे पार्ट में जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा। जैसे ही ब्रेन में वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे एक होता है ना एओर्टा, जिसमें असेंडिंग एओर्टा होता है, आर्च एओर्टा होता है, डिसेंडिंग एओर्टा होता है, फिर इसमें 3 ब्रांच होते हैं जिसमें कैरोटिड एओर्टा बोलते हैं। तो इसी कैरोटिड एओर्टा में और आर्च एओर्टा में कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, केमिकल के होते हैं, जो ये सेल्स सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही CO2 ब्लड में बढ़ता है इन सेल को पता चलता है और ये सेल तुरंत इन्फॉर्मेशन पोन्स वेरुलाई को देते हैं और पोन्स वेरुलाई फिर से इन्फॉर्मेशन देता है इस आरआरसी यानी कि मेडुला ओब्लेंगाटा में जो सेंटर है, और वो फिर से वही काम करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। 5 सेकंड यानी कि रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है, जिससे हम लोग डीप ब्रीदिंग, हाइयर ब्रीदिंग करने लगते हैं, जिससे एक्स्ट्रा CO2 अगर बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है तो वो जल्दी से फ्लश आउट हो जाता है। तो इस तरह से पूरा जो रेगुलेशन होता है पूरी ब्रीदिंग का, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो रेस्पिरेशन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो पूरा का पूरा हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि आप देखते होंगे ऐसे भी कि जब हम लोग को ज़्यादा घबराहट होती है तो उस टाइम पे हम लोगों का रेस्पिरेशन रेट काफ़ी हायर हो जाता है, हम लोग डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, जोर जोर से ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा भी जाता है कि योगा वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होता है कि जब हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाते हैं तो हम अपने रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर पाते हैं। हम सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल रहा। अब हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं वो करीब 500 ml छोड़ते हैं सांस और 500 ml सांस लेते हैं, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग अगर
पूरा खींच करके कितना सांस ले सकते हैं, कितना सांस ले सकते हैं, पूरा अगर सांस ले लिए तो करीब 2500 से 3000 ml होता है। कितना एयर निकाल सकते हैं, जैसे होते हैं ना हम लोग पूरा सांस ले लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो कितना मैक्सिमम सांस छोड़ सकते हैं, तो हम लोग करीब मैक्सिमम 1000 से 1100 ml सांस छोड़ सकते हैं, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको बोला जाता है। और वही अगर पूछा जाए कि हमने पूरा सांस ले लिया, पूरा छोड़ लिया, तो हमारे लंग्स में जितना भी एयर है वो सब बाहर आ जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हमारे लंग्स में हम कितना भी छोड़ दें सांस, फिर भी हमारे लंग्स में 1100 ml से लेकर के 1200 ml हमेशा ऑक्सीजन रहता है, हमेशा एयर रहता है। आई मीन उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ये हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहता है। अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहा, यानी कि 1100 से 1200 ml हमारे लंग्स में ये एयर नहीं रहा, तो हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग मारे जा सकते हैं, ऐसे भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। कि मान लीजिए किसी बड़े घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो मरा हुआ पैदा हुआ। अब उस माँ बाप को थोड़ा सा संदिग्ध है, थोड़ा सा शंका है कि वो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, उसको जन्म लेने के बाद मारा गया। तो उसकी ऑटोप्सी होगी, तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा ऑटोप्सी के दौरान कि वो बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था या फिर जन्म लेने के बाद मरा है? तो उसमें क्या होता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसने सांस लिया होगा, जब सांस लिया होगा तो उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम आया होगा, यानी कि 1100 से 1200 ml उस लंग्स के अंदर हवा होगा। जब उस लंग्स को पानी में रखेगा तो पानी तैरेगा, क्योंकि उसमें हवा है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो जब बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा नहीं हुआ, जब वो पैदा हुआ था तो उस टाइम पे वो जिंदा था, क्योंकि उसने इनहेलेशन किया है, यानी कि उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml था। अगर वो लंग्स डूब गया तो उसने कभी सांस लिया ही नहीं था, वो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय।